अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? होता है। मानव में जो नर प्राणी होता है उसको मेल या पुरुष कहते हैं। फिर मानव में जो मादा प्राणी होते हैं उनको स्त्री या फीमेल कहते हैं। और मानव एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का मतलब होता है कि जो लैंगिक अंग होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। नर में नर लैंगिक अंग पाया जाएगा, मादा में मादा लैंगिक अंग पाए जाएंगे या प्रजनन तंत्र पाए जाएंगे। ठीक, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो जो जनन की चीज़ें हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा निषेचन पश्च घटना, एक होगा निषेचन और एक होगा निषेचन पूर्व घटना। तो नर है तो नर में क्या पाया जाएगा? नर जननांग पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नर जननांग। मादा में क्या पाए जाएंगे? मादा जननांग पाया जाएगा। नर में पुरुष में क्या पाया जाएगा? नर जननांग। मादा में क्या पाया जाएगा? मादा जननांग। इसीलिए मनुष्य कैसा होता है? एक लिंगी प्राणी होता है। नर जननांग उसका अलग, मादा जननांग अलग, यानी कि दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। इसलिए कैसा होता है? एक लिंगी प्राणी होता है। तो नर में क्या पाया जाता है? नर जननांग। मादा में क्या पाया जाता है? मादा जननांग। नर जननांग में क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। क्या बनेगा? युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक को यहाँ पर क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म। मादा में क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। मादा में क्या होगा? मादा जननांग से क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। मादा युग्मक को यहाँ पर अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो नर में नर जननांग से क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। मादा में मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। इसके बाद नर में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं या शुक्र जनन कहते हैं, जो भी आप लिखना चाहो। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। वैसे ही मादा में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंड जनन। अंड जनन oogenesis। क्या कहेंगे उसको? oogenesis। नर में नर जननांग से क्या बनता है? नर युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक वैसे ही मादा में मादा जननांग से क्या बनता है? मादा युग्मक, जिसको अंडाणु या ओवम कहते हैं। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया, तो हमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल गए कि नहीं मिल गए? अब क्या होगा? निषेचन होगा। तो यहाँ पर मैं क्या क्या होगा? यहाँ पर निषेचन पश्च घटना में मैं क्या बताया था कि यहाँ पर क्या होगा? युग्मक निर्माण होगा, फिर युग्मक स्थानांतरण होगा, निषेचन होगा, गर्भावस्था आएगा और प्रसव। मानव जनन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक स्थानांतरण होगा, निषेचन होगा, गर्भावस्था आएगी और प्रसव होगा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखो युग्मक का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? तो नर युग्मक का निर्माण हुआ। आप क्या करेंगे? युग्मक का स्थानांतरण करेंगे। तो नर युग्मक कहाँ जाएगा? मादा युग्मक के पास। कहाँ जाएगा? मादा युग्मक के पास। तो नर युग्मक का मादा युग्मक के पास जाना ही क्या कहलाता है? वीरसेचन कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। कैसे जाता है? नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुँचेगा? तो ये पहुँचता है मादा जनन पथ के द्वारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के द्वारा।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसी रास्ते से मादा जनन पथ के द्वारा नर युग्मक कहाँ पहुँच जाएगा? मादा युग्मक के पास। और नर युग्मक का मादा युग्मक के पास जाना ही क्या कहलाता है? वीर सेचन कहलाता है या इंसेमिनेशन कहलाता है। और ये किसके माध्यम से होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या मादा जनन पथ के द्वारा होगा। तो नर युग्मक कहाँ पहुँच चुका है? मादा युग्मक के पास। और नर युग्मक मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे उसको? फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक का और मादा युग्मक का आपस में मिलना है क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब यह कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। नर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मादा में कितना होगा? 46 होगा। नर और मादा यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जब कभी भी युग्मक का निर्माण होगा, इस बात को याद रखिए, कभी भी युग्मक का निर्माण होगा तो जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। कब? अर्धसूत्री विभाजन जब होगा। तो नर जननांग से नर युग्मक बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जब कभी भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो युग्मक जो होते हैं वो आधे आधे, गुणसूत्र जो होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अर्धसूत्री विभाजन होगा और जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाएंगे? आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 46 था, यहाँ पर भी 46 है, तो आधा आधा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये जो 46 होते हैं इनको हम 2n से लिखते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। बट अब क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, युग्मक का निर्माण हुआ, तो युग्मक के निर्माण के समय गुणसूत्र क्या होते हैं? आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो ये कितना हो गया? 23 हो गया, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ये भी कितना हो गया? 23 हो गया। अब नर युग्मक मिलेंगे, मादा युग्मक मिलेंगे, तो नर से कितने गुणसूत्र जा रहे हैं? 23। मादा से कितने जा रहे हैं? 23। तो 23 कितना हो जाएंगे? 46। और नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, जिसको हम कहते हैं जायगोट। और गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 23 46, यानी कि 2n, यानी कि द्विगुणित। तो युग्मनज जो होता है वो कैसी संरचना होती है? द्विगुणित संरचना होती है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो द्विगुणित संरचना यानी कि युग्मनज का निर्माण होगा, जिसको हम जायगोट कहते हैं। तो निषेचन में क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, जिससे क्या होगा? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। तो देखो निषेचन हो गया। अब आगे क्या होगा? युग्मनज से क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट, जिसको भ्रूण कहते हैं। तो यहाँ भ्रूण ना कहकर इसको क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो युग्मनज से क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब यही ब्लास्टोसिस्ट आगे चलकर क्या होगा? ना मुन्ना ना, क्या होगा आगे? गर्भाशय में जाकर चिपक जाते हैं। क्या होगा? गर्भाशय में चिपक जाते हैं। तो यही जो भ्रूण है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ये आगे चलकर क्या होता है? गर्भाशय में जाके चिपक जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतररोपण। क्या कहते हैं? अंतररोपण कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतररोपण कहते हैं। अब क्या होगा? गर्भाशय में जाकर चिपक गया। अब आगे क्या होगा? अब यही जो भ्रूण है उस गर्भाशय में 8 से 9 महीने तक वहीं पर ग्रो करेगा, उसके पूरे ऑर्गन बाहर आएंगे, सब कुछ होगा, वहीं अपना वृद्धि करेगा। और ये जो पीरियड होता है वो कहलाता है गर्भावस्था, जो कितने महीने का होता है? 8 से 9 महीने। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रसव का समय आएगा।
गर्भावस्था को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये क्या कहलाएगा? जेस्टेशन पीरियड, जो कितने महीने का होता है? 8 से 9 महीने। वहीं पर शिशु अपनी वृद्धि वगैरह करेगा। फिर उसके बाद प्रसव का समय आएगा और उसके बाद क्या होगा? एक शिशु का जन्म होगा, शिशु का जन्म होगा। ठीक, ये होता है कंप्लीट, और यही आपका एक समरी है। इसी को पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है डिटेल में, कैसे क्या होता है पूरा, कौन कौन से अंग काम आते हैं, कौन सा अंग क्या करता है, कौन सा अंग किस चीज़ का निर्माण करता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ शुरू से। सबसे पहले आपने क्या देखा? मानव जनन। मानव क्या होता है? लैंगिक प्रजनन करने वाला प्राणी है। मानव में जो नर होते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं, यानी कि मेल कहते हैं। मानव में जो मादा प्राणी होता है उसको क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं, ये स्त्री कहते हैं। अब मानव एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का कहने का मतलब है कि उनका जो लैंगिक अंग है या जनन अंग है वो अलग अलग होते हैं। नर में नर जननांग पाया जाएगा और मादा में मादा जननांग पाया जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया कि नर में क्या पाया जाता है? नर जननांग। मादा में क्या पाया जाता है? मादा जननांग। नर जननांग से क्या बनता है? नरयुग्मक का निर्माण होता है, जिसको शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मादा जननांग में क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा, जिसको अंडाणु या ओवम कहते हैं। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन या oogenesis कहते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ मैं और बताया था कि जब कभी भी अर्धसूत्री विभाजन होगा युग्मक बनने समय, तो जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 46 थी, तो और द्विगुणित थी, 2n टाइप का था। तो गुणसूत्र आधे आधे बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 n टाइप के हो जाएंगे, जिसको कहते हैं अगुणित। क्या कहते हैं? अगुणित। फिर नरयुग्मक, अब नरयुग्मक का निर्माण हो गया, मादा युग्मक का निर्माण हो गया। तो अब इनको एक दूसरे से मिलना है, तो नरयुग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो नर युग्मक कहाँ जाएगा? मादा युग्मक के पास। तो नर युग्मक का मादा युग्मक के पास जाना ही क्या कहलाता है? विरसेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। और नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल गए तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको जायगोट कहते हैं। और एक ऐसी संरचना होती है, द्विगुणित संरचना होती है। जायगोट एक प्रकार की स्टेम कोशिका होती है, और स्टेम कोशिका के पास ये पूरी क्षमता होती है कि वो शरीर के हर एक अंग को बनाने में सक्षम होते हैं। और सोचो, ये जायगोट ही था, इसी युग्मनज से ही तो वो शिशु का जन्म हो रहा है, हाथ पैर नाक कान सब कुछ है। तो इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि शरीर के सभी अंगों को बनाने में सक्षम है। तो यहाँ पर क्या है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ। अब ये आगे चलकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। तो भ्रूण को यहाँ पर क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट आगे जाकर जो गर्भाशय होता है उसमें जाकर चिपक जाता है, और गर्भाशय में चिपकना ही क्या कहलाता है? अंतर्रोपण कहलाता है। फिर उसके बाद जेस्टेशन पीरियड आएगा, 8 से 9 महीने का होता है, जिसको हम कहते हैं गर्भावस्था कहते हैं या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये 8 से 9 महीने होता है। फिर उसके बाद प्रसव होगा, और प्रसव के बाद क्या होगा? शिशु का जन्म होगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर शिशु का जन्म हो रहा है। किसका जन्म हो रहा है? कौन जन्म कर रहा है? मानव। मानव को किसको जन्म देता है? शिशु को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है। तो ऐसे प्राणी जो शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अच्छा, तो फ्लावर भी तो लैंगिक जनन करता है, वो कौन सा शिशु पैदा करता है? बताओ। तो ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, शिशु को जन्म देते, तो क्या कहलाते हैं? बेबी जो पैदा करते हैं। नाम गलत। ऐसे जीवों को कहते हैं जरायुज प्राणी। क्या कहते हैं? जरायुज प्राणी। एक नाम और हिंदी में होता है, मैं भूल गया हूँ, और इंग्लिश में इसको कहते हैं विविपेरस एनिमल। तो ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज प्राणी कहते हैं, विविपेरस एनिमल कहते हैं। अब जरा एक बात बताओ, जो अंडे, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताओ। ऐसे जीवों को अंड परजक प्राणी कहते हैं, ओविपेरस एनिमल। ठीक है।
तो ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हो क्या कहलाएंगे? बीवी पैरस एनिमल कहलाएंगे, या सजीव परजक कहलाएंगे, या जरायुज कहलाएंगे। दूसरा नाम याद आ गया, क्या कहते हैं इसको? सजीव परजक, सजीव परजक प्राणी कहलाएंगे। तो जरायुज प्राणी या सजीव परजक प्राणी कहलाएंगे। या और ऐसे जीव जो अंडे देते, जैसे पक्षी हो गए, सांप हो गए, ये सब कौन से प्राणी कहलाएंगे? अंड परजक प्राणी कहलाएंगे, ओवी पैरस एनिमल कहलाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, जो बच्चे देते हैं वो क्या कहलाएंगे? जरायुज या सजीव परजक प्राणी। जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाएंगे? अंड परजक प्राणी कहलाते हैं। ये आपका एक समरी था, इसी को आपको डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कोई सवाल जवाब, दुख दर्द पूछो। सर युग्मक मतलब क्या होता है? युग्मक भाई शुक्राणु है, ये कह सकते हो कि मेल एग है, यही युग्मक। और यही युग्मक जब आपस में बनते हैं तो ये इस दुनिया में आए हो तुम। हाँ, एक्स और एक्स वाई, एक्स रहेगा तो फीमेल, वाई जाएगा तो मेल। दोनों में से एक ही गुणसूत्र जाएगा। जब युग्मक का स्थानांतरण होगा तो या तो एक्स वाला जाएगा या वाई वाला जाएगा। अगर एक्स वाला जाएगा तो फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो एक्स वाला जाएगा तो क्या बनेगा? एक्स एक्स, तो मादा यानी कि लड़की पैदा होगी। और वाई वाला जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? लड़का पैदा होगा। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आगे भविष्य में बताई जाएंगी इसी चैप्टर के अंतर्गत। और किसी को कोई दुख दर्द? क्या दिक्कत था तुमको? नहीं, इनको भी कोई सवाल था? खत्म सवाल? और किसी कोई दिक्कत या आगे बढ़ा जाए? हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। 20 से 30 मिलियन, कितने मिलियन भी नहीं, करोड़, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु रहते हैं। उस 20 से 30 शुक्राणु में एक ही भेद पाता है। कितना भेद पाता है? और उसमें से भी या तो एक्स जाएगा या वाई जाएगा। सोचो 20 से 30 करोड़ है, कितना जा रहा है? बाकी सब नष्ट। और कोई दुख दर्द? इधर से किसी को कोई सवाल? मामला आगे बढ़ाया जाए? कॉपी में लिखो फट से इसको। तो जनांग क्या होते हैं? जनांग वे अंग होते हैं जो जनन में सहायक व आवश्यक होते हैं। आवश्यक होते हैं। तो एक सवाल आपसे बार बार आ रहा था ना कि जननांग क्या होता है? बार बार यहाँ पर लिखा था, यहाँ लिखा था, नीचे लिखा था, तो बार बार क्या आ रहा था? जननांग। तो जननांग क्या होते हैं? जननांग वे अंग होते हैं जो जनन में आवश्यक व सहायक होते हैं। अब बात आती है कि जननांग कितने प्रकार के होते हैं? तो जननांग 2 प्रकार के होते हैं। जननांग का इंग्लिश होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जननांग 2 प्रकार के होते। कौन बताएगा?
स्तनग्रंथ उरक। जननांग होते हैं दो प्रकार का, पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, आवाज़ नहीं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा कौन सा होगा? द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जननांग वे अंग होते हैं जो जनन में आवश्यक व सहायक होते हैं। ऐसे प्रकार के अंगों को जननांग कहते हैं। जननांग दो प्रकार का होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और द्वितीयक को क्या कहते हैं? अब बात आती है कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं, वे अंग होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। इन्हें जनद, गोनैड्स भी कहते हैं। इन्हें जनद भी कहते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? वे अंग होते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, इन्हें जनद भी कहते हैं। पूरे चैप्टर में जनद शब्द एक ही बार आएगा यहीं पर, बस और कहीं नहीं आएगा। तो जनद किसे कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग को ही कहते हैं। और प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? जिनमें क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। युग्मक में कौन आते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को मेल गैमीट कहते हैं और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट कहते हैं। अब बात आती है कि वे कौन से अंग हैं जो नर युग्मक और मादा युग्मक को निर्माण करते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर एक जोड़ी वृषण आता है, एक जोड़ी वृषण आता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, और एक जोड़ी अंडाशय। पेयर ऑफ ओवरी। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर कौन से अंग आते हैं? एक जोड़ी वृषण आता है और एक जोड़ी अंडाशय आता है। यही मनुष्य का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। मानव में नर में क्या पाया जाएगा? वृषण, और मादा में क्या पाया जाएगा? अंडाशय। और यही दोनों क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। अब इनको हम प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। तो वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। वृषण के अंदर किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का, जिसको हम कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक, मेल गैमेट। और अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। अंडाणु को क्या कहते हैं? मादा युग्मक, फीमेल गैमीट। क्या कहते हैं इसको? फीमेल गैमीट। तो प्राथमिक लैंगिक अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है वो कहेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। इन्हें क्या कहते हैं? गोनाड्स भी कहते हैं। तो देख लो, शुक्राणु क्या है? एक प्रकार का युग्मक है, नर युग्मक। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। तो वही चीज़ वहाँ पर लिखा कि युग्मकों का निर्माण होता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्रजन कहते हैं। अभी मैं बताया था आपको, शुक्र जन या शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं या oogenesis कहते हैं। ठीक, ये थे आपके प्राथमिक लैंगिक अंग। अब जरा एक बात बताओ, ऐसा कौन है जो इन सबको प्रेरित करता कि आप ये सब करिए?
जनन के कार्यों का नियमन कौन करता है? जनन कौन है? प्राथमिक लैंगिक अंग को ही क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। तो जननों के कार्यों का नियमन कौन करता है? नियमन का मतलब क्या होता है? नियंत्रण और समन्वय में पढ़ाया था, प्रेरित करना कि आप शुक्राणु बनाइए और आप अंडाणु बनाइए। इनको कौन प्रेरित करता है? हार्मोन। पढ़ाया था आप लोग को कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है? हार्मोन के थ्रू होती है। ये सारी चीज़ें मैं बताया था। तो आपका हंसना, रोना, खाना पीना, सोना सब कुछ कौन डिसाइड करता है? हार्मोन ही करता है। वैसे ही जननों के कार्यों का नियमन कौन करता है? हार्मोन करता है। तो कौन सा हार्मोन करेगा? कौन सा हार्मोन है जो शुक्राणु बनने को प्रेरित करता है और अंडाणु बनने को प्रेरित करता है? ना, तो मैं बता रहा हूँ जननों के कार्यों का नियमन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ के कार्यों का नियमन कौन करता है? बताओगे? कोई बताएगा? कार्यों का नियमन हमारे अग्रपीयूष ग्रंथि में पढ़ाया हूँ आपको। अग्रपीयूष ग्रंथि अगर याद हो तो, अग्रपीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अग्रपीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यही हार्मोन जननों के कार्यों का नियमन करता है। जनन कौन है? प्राथमिक लैंगिक अंग। और प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? वृषण और अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय को, टेस्टिस और ओवरी को कौन प्रेरित करता है कि आप ये सारे काम करिए? हमारे अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इनके कार्यों का नियमन करता है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई? अब कुछ चीज़ और बाकी है। इनके पास भी अपना हार्मोन होता है। तो वृषण के पास कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार के ये एंड्रोजन हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर हार्मोन भी कहते हैं, मेल हार्मोन कहते हैं। और अंडाणु यानी कि अंडाशय के पास भी अपना हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं इसको? एस्ट्रोजन। तो वृषण के पास कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और अंडाशय के पास कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा हार्मोन होता है? मादा हार्मोन। मादा हार्मोन। अगर आपको याद हो, जब मैं नियंत्रण और समन्वय में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जब जनन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा इन हार्मोन के बारे में। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? मतलब वृषण के अंदर, जिसको नर हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या वो एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है। और मादा में पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो है मादा हार्मोन। क्या करते हैं लोग? तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल के जो गुण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है मेल के, यानी कि पुरुष के जो लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनको प्रदर्शित करता है। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, शरीर विकसित होना, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक इसी प्रकार मादा हार्मोन फीमेल के जो लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, शरीर में कम बाल होना, आवाज़ का पतला होना, ये सब कौन डिसाइड करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये और ये क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में जो भी लक्षण दिखते हैं उसका नियमन करता है। साथ ही साथ क्या? बताओ जरा, कौन बताएगा? कुछ और मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, साथ ही साथ जो नर हार्मोन में क्या पाया जा रहा है? टेस्टोस्टेरोन है। वृषण के पास क्या पाया जा रहा है? नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। इनके पास एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है। इधर मादा हार्मोन के पास क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। अरे का बाद में पढ़ो। टेस्टोस्टेरोन भी होता है। अब देखो, होता दोनों है, यानी कि वृषण के पास टेस्टोस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है। अंडाशय के पास क्या है? एस्ट्रोजन है और
टेस्टोस्टेरोन भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए। तो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन का कोई काम है? नहीं है। तो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, कोई काम नहीं करता। और ऐसे ही फीमेल में क्या चाहिए? एस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए। तो एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कोई काम है वहाँ पर? तो एक इधर देखो ध्यान से, देखो मादा में क्या पाया जा रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। मादा में क्या पाया जा रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन है, साथ ही साथ क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो मादा में टेस्टोस्टेरोन का कोई काम है? नहीं है ना। अगर उनमें टेस्टोस्टेरोन होगा तो कैसे हो जाएंगे? हमारी तरह हो जाएंगे। तो उनमें वो चीज़ का काम नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो बचा क्या? इधर टेस्टोस्टेरोन बचा और इधर क्या बचा? एस्ट्रोजन। तो इनमें मेल के लक्षण दिखाई देंगे और इनमें क्या दिखाई देगा? फीमेल का। तो आपके अंदर जो सारे लक्षण दिख रहे हैं मेल वाले, इनके अंदर जो फीमेल के लक्षण दिख रहे हैं, कौन डिसाइड करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के लिए और एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के लिए। बस खत्म हुआ।